हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड्स यूटोपिया। मैं हूं सत्यम और आज ही हमारी वीडियो HTML CSS प्लेलिस्ट की 7th वीडियो होने वाली है, जहां पे हम देखेंगे कि फॉर्म टैग क्या होता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने कंप्यूटर पर शुरू करते हैं। तो हम आगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर अब चलो VS कोड पे चले और कोई चीज़ सीखे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन नहीं दबाया तो वो भी दबा लो। देखो अभी टोटल 6 वीडियो आ चुकी है और भी आगे वीडियो आने वाली हैं, तो बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप भी अपडेट रहो और सारी चीज़ें साथ में सीख पाओ। तो अब चलो ब्राउजर को हम बंद करते हैं और VS कोड पर चलते हैं। मैंने यहाँ पे अपना VS कोड खोल के रखा है। मैं VS कोड खोल लेता हूँ क्योंकि हमारी वीडियो नंबर 7 है, तो हम एक फोल्डर बनाएंगे ट्यूट 7 नाम का, जैसे कि हम हर वीडियोस में करते आए हैं। तो हम एक फोल्डर बना लेते हैं ट्यूट 7 नाम का। मैंने यहाँ पे फोल्डर बना लिया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से एक फाइल बना लो इसमें index.html की, जहाँ पे आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो index.html मैंने एंटर किया। यहाँ पे मेरा फाइल खुल चुका है। मैं पुराने वाले फाइल को बंद कर देता हूँ और मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से दिखाई दे। और बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट और 1 दबाऊंगा। एक्सक्लेमेशन मार्क मेरे पास आ गया, ऑटो सजेशन आ गया मेरे एमेट के थ्रू। मैंने एंटर किया, मेरे पास यहाँ पे बॉयलर प्लेट आ चुकी है। ज़्यादा जूम इन हो गया, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बॉयलर प्लेट आ चुकी है। तो चलो पहले टाइटल चेंज कर लेते हैं। टाइटल क्या हम रखेंगे, जो आज चीज़ें हम सीखने वाले हैं, HTML फॉर्म। अब बॉडी में चलते हैं और शुरू करते हैं। तो देखो फॉर्म होता क्या है। फॉर्म एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसकी मदद से आप अपने यूज़र का डेटा ले सकते हो। आपने भी कभी ना कभी फॉर्म भरा होगा। उसमें करना क्या होता है, हमें ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी सारी डिटेल होते हैं हमें वो भरने होते हैं। और भरने के बाद कोई बटन होते हैं सबमिट जैसा, या कोई और बटन होता है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो जो आपका डेटा है सामने वाले के सर्वर पे या सामने वाले की वेबसाइट पे चला जाता है। उसी तरह अगर आपको भी अपने यूज़र का डेटा चाहिए तो आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा और अपने एप्लीकेशन पे, अपने वेबसाइट पे आपको डालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको फॉर्म बनाना आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया फॉर्म बनता है HTML के अंदर। तो अब फॉर्म कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। आपको करना है कि आपको बॉडी टैग के अंदर आना है और आपको यहाँ पे लिखना है फॉर्म। आप जैसे ही फॉर्म लिखोगे और यहाँ पे एंटर मारोगे तो यहाँ पे देखो फॉर्म का ओपनिंग टैग और फॉर्म का क्लोजिंग टैग आ गया। और साथ ही साथ उसके साथ एक एट्रीब्यूट भी आ गया है, एक्शन नाम का। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि एट्रीब्यूट एक ऐसी चीज़ होती है जो ओपनिंग टैग में लगाई जाती है। किसी भी टैग या किसी भी एलिमेंट को अगर कोई स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर, कोई स्पेशल काम कराना होता है तो हम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी जो एक्शन नाम का एट्रीब्यूट है आप इसको पूरे तरीके से आप अवॉइड कर दो, इग्नोर कर दो, क्योंकि अभी इसको हम पढ़ेंगे नहीं। इसको हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा इसी वीडियो में इसका क्या होता है। तो देखो आपको क्या करना है, फॉर्म और फॉर्म टैग के बीच में, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आप जो कुछ भी लिखोगे आपका वहाँ पे वेब पेज पे दिखेगा और इसी के अंदर आपका सारा कंटेंट रहेगा कि आप क्या पूछ रहे हो सामने वाले यूजर से। अब देखो क्या होता है, फॉर्म के अंदर एक टैग आता है, इनपुट नाम का टैग आता है। किसका आता है, इनपुट। मैंने जैसे ही IN लिखा देखो मुझे वहाँ पे सजेशन मिल चुका है। मैं यहाँ पे एंटर किया। अब ये इनपुट टैग क्या होता है, आप अपने यूजर से कैसे डेटा मंगवा रहे हो। आप उससे टाइप करवा रहे हो, आप उससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू मंगवा रहे हो, आप उससे रेडियो के थ्रू मंगवा रहे हो। रेडियो एक होता है, आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, वो वाला रेडियो नहीं, तो आप उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। आप रेडियो के थ्रू मंगवा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। तो जितने भी सारे टाइप होते हैं वो मैं सारी सब कुछ बताऊंगा कितने टाइप होते हैं। तो जितने भी टाइप होते हैं वहाँ पे इनपुट में आपको, वो इनपुट के थ्रू आपको देना पड़ता है। इनपुट में देखो 3 एट्रीब्यूट मुझे पहले से मिले हैं। कौन कौन सा टाइप है, नेम है, ID है। टाइप मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सामने वाला जो यूजर है उससे आप टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट में, मतलब आप लिखवा के आप उससे उसका डेटा ले लो। और ये नेम क्या होता है, नेम क्या होता है, देखो जाहिर सी बात है एक इनपुट हमारे पास रहेगा नहीं। मैंने बोला बहुत सारे इनपुट होते हैं और कभी कभी ऐसा होगा जहाँ पे हम 2 या 2 से ज़्यादा भी इनपुट लेंगे। तो अब जब बहुत सारे इनपुट हो जाएंगे तो सबको हमें कोई ना कोई नाम डिफाइन करना पड़ेगा। अब आप सबको इनपुट बोलोगे तो बहुत सारे इनपुट हैं, तो यह उसका नाम होता है। आपको इनपुट का कोई ना कोई नाम डिफाइन करना पड़ेगा। ID क्या होता है, ID आने वाली वीडियो में बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ कि ID क्या होता है, क्लास क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं तो अगर छोटा सा आपको बता दूं तो ID मतलब होता है कि आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। आपको किसी भी एलिमेंट को, एलिमेंट मतलब क्या, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, किसी भी एलिमेंट को अगर आपको टारगेट करना होता है तो आप ID के थ्रू कर पाओगे। ID और नाम में अलग होता है। नाम क्या होता है, सिर्फ एक एलिमेंट का एक उसका जो टैग होता है उसका नाम होता है। लेकिन ID क्या होता है, ID आप उसको टारगेट कर पाओगे अपने CSS में, अपने कास्केडिंग स्टाइल शीट में, ठीक है। आप इसको कोई भी स्टाइलिंग दे पाओगे ID के थ्रू। तो फिलहाल के लिए आप बस समझ जाओ कि टाइप होता है, नेम होता है, ID होता है, 3 एट्रीब्यूट होते हैं जिसमें टाइप बहुत जरूरी होता है, नेम भी जरूरी होता है। ID आप नहीं दोगे तो भी चलेगा फिलहाल के लिए, लेकिन कहीं कहीं जगह नेम जरूरी होता है और टाइप तो आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं होने वाला। तो अब आप समझते हैं धीरे धीरे जितने भी सारे इनपुट है हमारे पास, सारी चीज़ों को एक एक करके समझते हैं वो कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले हमें इनपुट के साथ जो ये टाइप मिला था टेक्स्ट वाला, हम सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ
मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ पे देखो मुझे एक क्या मिल गया, एक टेक्स्ट एरिया मिल गया जहाँ पे मैं अपना कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं अपने फॉर्म में इसको डाल देता हूँ तो जो यूज़र होता है वहाँ पे अपना जो भी इसको फिल करना रहेगा वो फिल कर लेगा और मैं बाद में फिर वो जितना भी डेटा रहेगा अपने पास मंगवा सकता हूँ। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अब खाली ऐसे बॉक्स रहेगा तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे नाम डालना पड़ेगा कि आप ये बॉक्स बेसिकली है किसके लिए, आप नाम पूछ रहे हो, आप सरनेम पूछ रहे हो, आप कौन सा डिटेल सामने वाले यूज़र का मांग रहे हो। तो उसके लिए हमारे पास एक टैग आता है, लेबल टैग आता है। ठीक है, लेबल को हम ज़्यादा करके फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं टाइप के साथ, और भी बहुत सारे इनपुट इनके साथ यूज़ करते हैं, हम देखेंगे। तो उस लेबल को क्या करना पड़ता है, आप यहाँ पे बॉडी पे आए, फॉर्म के अंदर आए, तो आपको जहाँ भी लिखना है, जो भी नाम लिखना है कि आपको फॉर एग्जाम्पल कोई बॉक्स है, कोई सर्कल है, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको वहाँ पे पूछना है कि ये बॉक्स में आपको क्या भरना है, आपको बताना है वहाँ पे। तो क्या करोगे, आप यहाँ पे लेबल लिखोगे। आप जैसे लेबल लिखोगे, एंटर किया, तो लेबल का देखो ओपनिंग टैग और लेबल का दोनों क्लोजिंग टैग मेरे पास आ चुका है। ये जो फॉर नाम का एट्रीब्यूट है, अभी इसको मत समझो आप, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो लेबल के बीच में आप जाओगे और वहाँ पे आपको लिख देना है क्या, योर नेम। अब मैं जैसे ही कंट्रोल सेव करूँगा, ब्राउजर पर मैं गया तो यहाँ पे देखो योर नेम आ गया। अब जो भी होगा सामने वाला इंसान होगा उसको समझ आएगा कि यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे नाम वो लिख देगा। उसी तरह अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक लेबल लगा लेता हूँ और मैं वहाँ पे लिख देता हूँ योर सरनेम। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे नाम आ चुका होगा, योर सरनेम आ चुका होगा। लेकिन अब देखो दोनों चीज़ें पास में आ रही, मैं क्या चाहता हूँ बीच में ना एक लाइन ब्रेक आ जाए। मैं चाहता हूँ योर सरनेम नीचे आ जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बी आर टैग यूज़ करेंगे। बी आर क्या होता है, ब्रेक होता है, जो कि आपके लाइन में ब्रेक दे देता है। मैं कंट्रोल से किया, ब्राउजर पे गया, यहाँ पे देखो ब्रेक आ चुका, ये पहले ऊपर आ रहा था, अभी नीचे आ चुका है। योर सरनेम, एक मैं यहाँ पे इनपुट भी डाल देता हूँ। इनपुट में क्या रहेगा, टेक्स्ट ही रहेगा, मैंने अभी तक आपको ये बताया है। अब जैसे ही कंट्रोल सेव करोगे तो यहाँ पे देखो नाम पूछ रहा है, यहाँ पे सरनेम पूछ रहा है। तो आप ऐसे जितने भी चाहोगे आप इनपुट डाल सकते हो और सामने वाले का यूज़र का जो डेटा है वो आप ले सकते हो। अब तो ये तो होगी बात इनपुट की, जहाँ पे हमने टेक्स्ट देखा। अब इसके बाद आते हैं एक इनपुट आता है रेडियो टाइप का। वो इनपुट क्या होता है, रेडियो होता है। रेडियो एक वो चीज़ होती है जहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और आपको कोई एक ऑप्शन वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन से शहर में रहते हो और मैंने 3-4 ऑप्शन दे दिया, तो आपको कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप सब तो नहीं करोगे, आप हर शहर में तो नहीं रहते होगे, किसी एक शहर में रहते होगे, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं वो कैसे होता है। पहले करना क्या, पहले हम एक डाल लेते हैं लेबल। ठीक है, और लेबल में हमने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया योर फेवरेट लैंग्वेज इज। और अब लेबल के नीचे आऊँगा, मैं एक लगा लूँगा क्या, इनपुट। इनपुट टाइप में क्या, पहले टेक्स्ट था, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ रेडियो चाहता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेडियो लिखा। तो देखो पहले कैसे आएगा, ब्राउजर पे चलते, कंट्रोल सेव, यहाँ पे देखो योर फेवरेट लैंग्वेज इज, और यहाँ पे एक रेडियो आ गया, इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे तो बी आर डाल दूंगा, मैं 2 बी आर डाल देता हूँ। मैं मुझे 2 ब्रेक चाहिए, मैं 2 बी आर डाल देता हूँ, देखने में अच्छा लगे आपको भी और काम करने में मज़ा आए मुझे भी। तो एक बी आर मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, वहाँ पे पूछे योर फेवरेट लैंग्वेज, तो वहाँ पे 3-4 ऑप्शन देगा ना, तो मैं चाहता हूँ इसके बाद बी आर आ जाए, एक ब्रेक आ जाए। मैंने यहाँ पे एक ब्रेक डाल दिया। अब देखो कैसा लग रहा हो, कंट्रोल सेव किया, यहाँ पे देखो 2 बी आर आ गए इसके बीच में, और यहाँ पे योर लैंग्वेज के बाद में भी एक ब्रेक आ गया। ठीक है, अब लेकिन खाली रेडियो नहीं रहेगा, मुझे वहाँ पे एक लेबल भी डालना है। मैं क्या करूँगा, वहाँ पे एक लेबल भी डाल दूंगा कि वो रेडियो किसके लिए है। एक लेबल डाल दिया मैंने, और मैंने दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिख दिया फॉर एग्जांपल HTML। उसी तरह मैं क्या करूँगा, ये लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, एक और इनपुट, एक और इनपुट। मैं जल्दी से क्या करूँगा, मैं नाम चेंज कर दूँगा, तीनों रहेगा रेडियो, तीनों रहेगा रेडियो ही। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, CSS, और इसको भी चेंज कर देता हूँ JS, और मैं फाइल को कर लेता हूँ सेव और चलते अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे देखो आ गया योर फेवरेट लैंग्वेजेस, और यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन आ गए, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, मतलब JS। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ। तो मैंने मुझे HTML मुझे करना है, मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मुझे HTML के बाद मुझे करना है JS पे क्लिक। ठीक है,
अब मैं जैसे जेएस पे क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, देखो HTML भी सिलेक्ट हो गया मेरा और जेएस भी सिलेक्ट हो गया। अगर इसके बाद मैं CSS करूँगा तो वो तीनों भी सिलेक्ट हो जाएगा। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, क्या अगर आप चाहते हो कि आपका जो यूज़र है, अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन पे वो एक साथ सिलेक्ट कर पाए, तो वहाँ पे चेक बॉक्स जैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में वीडियो में हम सीखेंगे। लेकिन रेडियो बेसिकली काम क्या करता है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वहाँ पे किसी एक ऑप्शन का आपको चूज़ करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अगर मान लो यहाँ पे 10 ऑप्शन होंगे तो इंसान 10 ऑप्शन करेगा तो 10 के 10 पूरे सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि कोई एक सिलेक्ट करे, अगर वो HTML करा तो HTML करे, अगर CSS करा तो HTML से वो जो सिलेक्टेड एरिया है, जो सिलेक्ट है, वो हट जाए और CSS पे स्विच हो जाए या तो फिर JS पे स्विच हो जाए। तो आपको करना क्या है, और यहीं पे मैं समझाऊंगा आपको फॉर एट्रीब्यूट, जो कि मैंने आपको बताया था लेबल के साथ फॉर आता है, मैंने आपको बोला बाद में बताऊंगा, तो मुझे वो अभी समझाने का टाइम आ गया है। तो देखो क्या होता है, फॉर बेसिकली होता क्या है, जैसे हमारे फॉर्म टैग में ना बहुत सारे लेबल होंगे, बहुत सारे इनपुट होंगे, कुछ लेबल कुछ इनपुट के लिए होते हैं। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है लेबल योर सरनेम और मैंने वहाँ पे इनपुट दे दिया है, यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया है, यहाँ पे मैंने वो बोल दिया, एक फील्ड दे दिया है कि वहाँ पे आप टेक्स्ट करो, तो आपको अगर लिंक करना होगा, जैसे मुझे अंदर ही अंदर आपको अगर इंटरनल लिंक करना होगा, तो मैं ये लेबल मेरा इस इनपुट के लिए है, तो वो कैसे लिंक होगा, आपको जो फॉर एट्रीब्यूट है, यहाँ पे आपको फॉर एट्रीब्यूट में वो नाम देना पड़ेगा। कौन सा नाम देना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे इनपुट का नाम है, आपके इनपुट का मान लो कोई नाम है XYZ, तो आपको वही XYZ यहाँ पे लेबल का जो फॉर एट्रीब्यूट है उसमें भी देना पड़ेगा। तो वो समझ जाएगा, ब्राउजर समझ जाएगा कि जो लेबल है वो इस इनपुट के लिए, ठीक है, वो अंदर से एक दूसरे को लिंक कर देगा। आपको यहाँ पे जो सिंगल लेबल है और सिंगल इनपुट है वहाँ पे समझ नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पे ऑप्शन होते हैं वहाँ पे आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इस इनपुट का कोई नाम दे देता हूँ, मैं इस इनपुट का नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कोड, ठीक है, समझने के लिए। उसी तरह मैं इस इनपुट का भी नाम दे देता हूँ कोड, और मैं इस इनपुट का भी नाम दे दूंगा क्या, कोड, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेबल नाम का फॉर नाम का एट्रीब्यूट है, यहाँ पे सॉरी, जो लेबल फॉर नाम का एट्रीब्यूट है योर फेवरेट लैंग्वेज, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वही नाम लिख दूंगा कोड। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो ये लेबल है ना, ये वाला लेबल योर फेवरेट लैंग्वेज, ये किसके लिए है, ये 3 ऑप्शन के लिए है, HTML के लिए, CSS के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए। अब मैं कंट्रोल सेव करता हूँ। अब क्या होता है, देखो मैं अपने ब्राउजर पे गया, अब अगर मैं HTML को सिलेक्ट करूँगा तो सिलेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन अगर मैं CSS को करूँगा तो वो HTML के ऊपर से हट जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे किया सिलेक्ट, देखो HTML के ऊपर से हट गया। अगर मैं JS करता हूँ तो वो CSS के ऊपर से हट गया। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो अब जो आपका यूजर होगा कोई एक ऑप्शन ही चूज कर पाएगा, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा चूज करने के लिए, वो 2 ऑप्शन नहीं चूज कर पाएगा। और अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन चूज कराने हैं तो वहाँ पे आप चेक बॉक्स यूज कर लोगे, जो कि अभी हम सीखने जा रहे हैं। तो चलो आओ चेक बॉक्स को भी देख लेते कैसे काम करता है। मैं यहाँ पे पहले ब्रेक लगा देता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें एक लाइन में आए, थोड़ा दूर रहेगा तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और मुझे काम करने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक लेबल लगा लेते जल्दी से। लेबल पे नाम लिख देते हैं योर फेवरेट फ्रूट इज, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट लगाएंगे, और इनपुट में क्या रहेगा, टाइप, टेक्स्ट हमने देख लिया है, रेडियो हमने देख लिया है, चेक बॉक्स देखने जा रहे हैं। यहाँ पे चेक बॉक्स आ चुका है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, मैं ब्राउजर पे गया, तो यहाँ पे देख रहे हो आपको बॉक्स दिख रहा होगा योर फेवरेट फ्रूट इज, मैं इसको क्लिक करूँगा तो दिखना टिक हो जाएगा, ये देखो टिक हो चुका, ठीक है। मैंने वापस इसको क्लिक किया, ये अनटिक हो गया। तो इसी तरह आपको यहाँ पे पहले बी आर लगा देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन एक लाइन में आए और जितने भी सारे ऑप्शन वो एक लाइन में आए। एक मैंने बी आर लगा लिया, ठीक है, मैं इसको भी नीचे कर देता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, इनपुट के नीचे एक आ जाए लेबल, एक नाम आ जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्रूट का नाम डाल देता हूँ, एप्पल। अब उसी तरह मैं पूरे ये जो इनपुट है और लेबल है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी मैंने कॉपी किया, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। मैं जल्दी से नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मैंने 4 फ्रूट के नाम दे दिए हैं। अब मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो मुझे 4 ऑप्शन आ गए हैं। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे चाहे 2 करूँ, चाहे 3 करूँ, चाहे 4 करूँ, मैं चारों के चारों भी कर सकता हूँ और एक सिंगल भी कर सकता हूँ। मैंने एप्पल पे किया, ये सिलेक्ट हो गया। बनाना पे किया, ये सिलेक्ट हो गया। ग्रेप्स, ऑरेंज, यहाँ पे देखो चारों चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। तो ये चेक बॉक्स था, यहाँ पे फॉर्म में आप इसको यूज़ कर सकते हो और कोई भी आप ऑप्शन सामने वाले से आप फिल करवा सकते हो। अब चेक बॉक्स के बाद में आते एक इनपुट आता है हमारा सबमिट करके। अब जाहिर सी बात है, आपने फॉर्म भरा होगा तो फॉर्म में अगर आपने डेटा ले ही लिया
और आप सबमिट जैसे कोई बटन डाले ही नहीं, वो क्लिक करेगा नहीं, जब क्लिक करेगा नहीं तो आपके पास डेटा पहुँचेगा नहीं। तो सबमिट बटन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो एक्चुअली बटन ही होता है, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। आपने यहाँ पे इनपुट डाला, पहले BR डाल देते हैं, सारी चीज़ें अलग आएँ। BR ठीक है। अब आपने एक इनपुट डाला और वहाँ पे क्या लिख दिया, सबमिट। कंट्रोल सेव किया, यहाँ पे देखो मैंने खाली सबमिट लिखा और यहाँ पे एक बटन बन के आ चुका है और वहाँ पे लिखा भी है सबमिट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे लेबल देने की कोई ज़रूरत है नहीं, वो जाहिर सी बात है अपने आप ही अपना बटन बन चुका है। आप जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करोगे जो भी सारा डेटा रहेगा, यहाँ पे देखो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कुछ हो नहीं रहा है फिलहाल, अभी एरर नहीं आ रहा है फिलहाल, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी इसको लिंक नहीं किया है। अगर मैं बैकेंड से लिंक करता तो सारा क्या होता, जो भी यहाँ पे डेटा होता ऊपर चला जाता। अच्छा देखो, अगर बात आई तो मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे ऊपर मैंने जब मैं फॉर्म लिख रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे देखो एक एट्रीब्यूट आता है एक्शन नाम का, जो कि मैंने आपको बताया था, बाद में बताऊँगा। अच्छा, VS कोड में अगर आप जाओगे ना, किसी पे अगर कर्सर लेके जाओगे तो खुद ही बता देगा वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, आप पढ़ लेना उसे। लेकिन फिर मैं बता देता हूँ क्या होता है कि फॉर्म में जो एक्शन नाम का एट्रीब्यूट है, ये बेसिकली होता है PHP के लिए। PHP मतलब PHP क्या, कोई भी बैकएंड लैंग्वेज के लिए होता है। बैकएंड क्या होता है, जो सर्वर पे होता है ना, सर्वर की भी एक लैंग्वेज होती है। तो मैं छोटा सा रिवाइज कराता हूँ। फ्रंट एंड वो होता है जो आपके ब्राउजर पे दिखता है, मतलब ये मेरा ब्राउजर है, यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें होती है वो फ्रंट एंड होती है। जो सर्वर पे होता है, जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है, वहाँ पे जो भी सारी चीज़ें होती है वो बैकएंड होती है। तो PHP हो गया, Node.js हो गया, ऐसे बहुत सारे, पाइथन हो गई, ये सब बैकएंड लैंग्वेज होती हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ आपको ये जो एक्शन है ना, एक्शन के बीच में आपको एक फाइल देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया index.php, PHP एक मेरी फाइल होगी, PHP मेरी फाइल होगी, तो index.php। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं कंट्रोल सेव करूँगा ना, तो जितना भी सारा डेटा है, सॉरी, मैं जैसे ही सबमिट बटन पे दबाऊंगा ना, तो मेरा जितना भी डेटा है वो डेटा कहाँ पे चला जाएगा, index.php के नाम के फाइल पे चला जाएगा। अगर आप PHP पढ़ोगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप बिगनर हो तो आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक्शन एट्रीब्यूट इसके लिए होता है। आपको वहाँ पे अपने फाइल का नाम देना पड़ता है, PHP की फाइल का नाम देना पड़ता है, या कोई और आपके बैकएंड की फाइल का नाम देना पड़ता है, और वहाँ पे जो भी आपका डेटा होता है वहाँ पे चला जाता है। ठीक है, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। अब देखो बात आई तो मैं आपको बता दूँ कि ये तो एक्शन हो गया। ठीक है, अब इसके साथ एक और वो आता है, एट्रीब्यूट आता है टारगेट, जो कि हमने वहाँ भी देखा था, लिंक में देखा था कि 2 टारगेट होता है। ये जो पेरेंट और ये टॉप होता है, ये एक नए फ्रेम में खुलता है, और जो सेल्फ होता है डिफॉल्ट होता है, आपके सेम टैब में खुलेगा। जो ब्लैंक होता है वो नए टैब में खुलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ब्लैंक दबाया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे टारगेट उसका ब्लैंक सेट कर दिया। मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, मैं अपने ब्राउजर पे गया। अब क्या होगा, मैं जैसे सबमिट का बटन दबाऊंगा ना, तो मुझे एक एरर तो आएगा, लेकिन ये वाले टैब में नहीं, नए वाले टैब में आएगा। एरर मुझे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे PHP की फाइल मैंने लिंक नहीं की है। ठीक है, मैं सबमिट किया तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, कैन नॉट गेट index.php। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने आपको बताया, अगर मैं वहाँ पे PHP की फाइल लिंक किया होता तो ये एरर नहीं आता, लेकिन अगर मैंने वहाँ पे नहीं किया इसलिए एरर आया। मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, मैंने वहाँ पे टारगेट डाला, क्या ब्लैंक डाला, तो मेरा नया टैब में खुल रहा है। तो जो टारगेट नाम का एट्रीब्यूट है आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इसको सेव कर देता, जो कि डिफॉल्ट होता है, तो क्या होगा, उसी टैब में खुलेगा, एरर वही आएगा, लेकिन मुझे सेम टैब में मिलेगा। कंट्रोल सेव किया मैंने, मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा। ये एरर देखो कहाँ पे आ रहा है, ये एरर मेरा इसी पेज पे आया, वो पुराने वाले पेज को हटा दिया उसने। ठीक है, तो इसके साथ भी और भी 2-3 एट्रीब्यूट आते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप मत जानो, मैं आपको थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता। स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे सारी चीज़ सीखो। तो अभी के लिए फिलहाल अभी हमने क्या क्या देखा, अभी हमने टेक्स्ट देख लिया। ठीक है, इनपुट हमने क्या देख लिया, टेक्स्ट देख लिया। उसके बाद हमने रेडियो देख लिया, उसके बाद हमने चेकबॉक्स देख लिया, यहाँ पे हमने चेकबॉक्स देख लिया। अब सबमिट देख लिया। अब सबमिट के बाद एक इनपुट और देख लेते हैं। वो इनपुट क्या है, वो इनपुट है बटन। अगर आप अपने यूज़र से सबमिट पे क्लिक करवा के नहीं किसी और आप बटन पे क्लिक करवाना चाहते हो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आप इनपुट लिखोगे, टाइप में आप क्या दोगे, बटन। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे बटन दूंगा, मैंने कुछ इसका नाम दिया नहीं है, तो क्या होगा, कंट्रोल सेव किया, वहाँ पे एक बटन बन जाएगा, लेकिन बटन को कुछ लिखा नहीं होगा। मैंने कंट्रोल सेव किया, यहाँ पे देख रहे हो ये बटन है। आप बोलोगे ये कैसा बटन है, लेकिन हाँ ये बटन है। इसको अगर आप नाम दोगे, आप स्टाइलिंग करोगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल अभी बटन है। अब नाम कैसे देना होता है, यहाँ पे कोई क्लोजिंग टैग भी नहीं है, जैसे कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में कुछ लिखते तब ना आएगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आता है वैल्यू नाम का। अब जैसे वैल्यू में मैं कुछ लिखूंगा तो बटन के ऊपर उसका जो नाम है वो प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हियर। अब मैंने कंट्रोल सेव किया, वहाँ पे देखते हैं ब्राउजर पे, तो यहाँ पे देखो ये बटन है, बटन के ऊपर क्लिक हियर आ गया। ठीक है, तो फिलहाल ये तो हमारे इनपुट थे। ये देखो मैंने इनपुट ना बहुत टाइप के होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। ये स्टार्टिंग में जितने सारे ये बहुत ज़रूरी थे और ये बहुत बेसिक है, तो मैंने आपको बता दिया, और बाकी सब इसी की तरह होते हैं। तो चलो पहले सारी चीज़ों को एक लाइन से देख लेते हैं कौन कौन से इनपुट होते हैं।
और हम समझे कि कितने टाइप के इनपुट होते हैं, उसके पहले ना कुछ एलिमेंट और हैं, कुछ टैग और हैं फॉर्म टैग के अंदर जो कि आते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। मैंने आप लोग के लिए पूरा एक लिस्ट तैयार किया हुआ है। मैं सारी चीज़ को मिनिमाइज़ करता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो इमेज नाम का एक फोल्डर है मेरा, तो पहले खोल लेते हैं। तो देखो HTML के ना अंदर इतने सारे एलिमेंट आते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा भी एक दो एलिमेंट आते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और उसको बहुत रेयर केस में यूज़ करते हैं। मैंने अभी तक किया नहीं है, मतलब अपने प्रोजेक्ट में, तो वो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी मैं आपको वो बता रहा हूँ। क्या होता है, देखो इनपुट टैग को आपने देख लिया। इनपुट क्या होता है, डिफाइन एंड इनपुट कंट्रोल, वो एक तरीका होता है जिससे आप यूज़र का जो भी है डेटा हो आप ले सकते हो, ठीक है। लेबल भी हमने देख ही लिया, वो नाम होता है। इनपुट हो गया, जितने भी सारे इनपुट हो गए उसके आगे आप नाम लगा देते हो, लेबल लगा देते हो, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सिलेक्ट क्या होता है, सिलेक्ट डिफाइन ए ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये हमने नहीं देखा, तो चलो चलते हैं वहाँ पे VS कोड पे। और यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको बॉडी में आना है और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सिलेक्ट। मैंने देखो जैसे लिखा, मुझे यहाँ पे सजेशन मिल गया। और सिलेक्ट का देखो यहाँ पे ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग में हमें दो एट्रीब्यूट मिलते हैं, नेम और ID, ठीक है। अब सिलेक्ट के बीच में भी एक टैग होता है। अगर मैं कंट्रोल सेव करता हूँ और मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, अगर मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट का ऑप्शन आ गया, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे उसका आइकन आ गया है। अब मैं वापस VS कोड पे जाता हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्ट जो टैग है उसके बीच में आपको एक और टैग डालना है, किसका नाम है, इसका नाम है ऑप्शन, ठीक है। अब जैसे डालोगे ऑप्शन, तो ऑप्शन में आपको एक एट्रीब्यूट मिलता है वैल्यू, और यहाँ पे उसका ऑप्शन के बीच में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आपको नाम देना पड़ता है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डे, मुझे नाम जल्दी याद नहीं आते यहाँ पे, संडे। और वैल्यू में भी मुझे वो उसका जो वैल्यू है मुझे वो डालना पड़ेगा, ठीक है, संडे। मैं जल्दी से एक पूरा बना लेता हूँ सैटरडे तक। तो देखो यहाँ पे मेरा संडे टू सैटरडे मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दिया। अब चलते अपने ब्राउज़र पर और देखते हैं काम कैसे कर रहा है ये। तो हम गए अपने ब्राउज़र पे। अब यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे पहली बात वहाँ पे ऑप्शन मिल गया है सिलेक्ट नाम का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नाम से मालूम पड़ रहा होगा, यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ें जितने भी सारे ऑप्शन हैं मैं वहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं गया, इसको क्लिक किया, मुझे मंडे करना है, मुझे मंडे को चूज़ करना है, मैंने मंडे पे कर दिया। आपको फ्राइडे चाहिए फ्राइडे कर लो, सैटरडे चाहिए सैटरडे कर लो, ठीक है। तो ये सिलेक्ट इस तरीके से काम होता है। और आपने फॉर्म में देखे होंगे ये बहुत सारे ऑप्शन में आता है, ठीक है। सिलेक्ट में आता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो बहुत सारे सिटी के नाम आते हैं, आपको वहाँ पे चूज़ करना पड़ता है कि आपका सिटी कौन सा है। तो ये सिलेक्ट टैग होता है, ठीक है। अब सिलेक्ट टैग के बाद में यहाँ क्या आता है, हमारा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट के बाद आते हैं टेक्स्ट एरिया। तो देखो टेक्स्ट एरिया भी ना टेक्स्ट जैसा ही होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन जो टेक्स्ट होता है जो हमने पहले बाय डिफॉल्ट आता था वो सिंगल लाइन होता है, लेकिन यहाँ पे आप मल्टीपल लाइन क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे देखो लिखा है डिफाइन है मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल, तो आप जाने इसको ट्राई कर लेना, वो वैसे ही काम करता है। बटन आपने देख ही लिया है, ठीक है, डिफाइन क्लिकेबल बटन। वहाँ पे आप कोई भी बटन बना सकते हो, कोई भी उसका नाम दे सकते हो, और वहाँ पे क्लिक करा के कोई भी अपना जो सामने वाले का यूज़र है कोई भी उससे आप अपना एक्शन करा सकते हो, ठीक है। अब देखो फील्ड सेट क्या होता है, ग्रुप रिलेटेड एलिमेंट इन ए फॉर्म, ठीक है। ये बहुत मज़ेदार है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्या होता है कि अगर आपको फॉर्म टैग के अंदर ना आपको कोई एलिमेंट, आपको कोई एक सेक्शन बनाना है, ठीक है, एक सेक्शन बनाना है, तो आप इसके हेल्प से आप बना सकते हो, ठीक है। आप पहले देख लो कौन कौन सा, एक फील्ड सेट है और एक लेजेंड है। अभी दोनों चीज़ को हम समझते हैं कैसे काम करती है। तो आप यहाँ पे आए, आपने पहले एक इनपुट ले लिया, ठीक है, सॉरी, आपने क्या किया, यहाँ पे एक फील्ड सेट ले लिया। अब उसके अंदर ये फील्ड सेट करता क्या है, बेसिकली एक बॉक्स बना देता है, एक सेक्शन बना देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, मैं आपको ब्राउजर पे दिखाऊँ जाके, तो यहाँ पे देख रहे हो पूरा एक बॉक्स बना दिया। अब यहाँ पे मैं जितने भी चाहूँ अंदर कंटेंट डाल सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैं भूल जाता हूँ कि वहाँ पे कर्सर और आप लोग को वो येलो में दिख रहा होगा, तो मैं भूल जाता हूँ बार बार। अब मैंने यहाँ पे सत्यम सिंह लिख दिया, मैं कंट्रोल सेव कर दिया, ठीक है। अब ये देख रहे हो जो सत्यम सिंह मेरा नाम है ये बॉक्स के अंदर आ गया। अब आओ समझते हैं लेजेंड क्या होता है, जो लेजेंड टैग होता है ये क्या होता है, नाम इसका इतना अच्छा है। तो यहाँ पे आप लेजेंड टैग यूज़ किए, ठीक है। अब वहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पर्सनल डिटेल, कंट्रोल सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं गया अपने ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पे देख रहे हो ये जो एक बॉक्स बना रहा है
और ये बॉक्स के ऊपर यहाँ पे उसके बीचों बीच पर्सनल डिटेल आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे जो भी, अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ इनपुट डाल दूँ, मैं कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाल दूँ, कुछ भी डाल दूँ, तो मुझे समझ आ रहा है कि जो पूरा एक सेक्शन है ना, ये पूरा एक सेक्शन, मान लो अगर मैं बड़ा सा होता, ये पूरा एक सेक्शन क्या होता, मेरा पर्सनल डिटेल व्यू होता। वैसे ही आप बहुत सारे फॉर्म में भी बहुत सारे सेक्शन बना सकते हो, और लेजेंड टैग इसलिए यूज़ करते हैं कि वो कहीं ना एक दूसरे के साथ काम करता है। वो कहीं ना कहीं इस बॉक्स को डिफाइन करता है कि जो सामने वाला जो बॉक्स है, जो पूरा सेक्शन है, जो पूरा कंटेंट है, ये क्या मांग रहा है आपका, ये किस चीज़ के बारे में मांग रहा है। तो आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो किसकी हेल्प से, लेजेंड टैग की हेल्प से। अब उसके बाद आते हैं जो आखिरी वाला हमारा है, क्या है, अब चलो समझते हैं डेटा लिस्ट क्या होता है। तो देखो डेटा लिस्ट में जाएंगे अपने VS कोड पे। देखो डेटा लिस्ट क्या होता है ना, डेटा लिस्ट होता है कि वहाँ पे आप अपना टेक्स्ट एंटर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको टेक्स्ट एंटर करो तो उसके पहले भी आपको कुछ ऑप्शन दे देता है, ठीक है। अब दो चीज़ क्या होता है, पहला टेक्स्ट होता है, वहाँ पे आपको टेक्स्ट खाली एंटर करना होता है, या टेक्स्ट एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिलता। एक सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट नाम का टैग होता है, ठीक है, सिलेक्ट नाम का टैग होता है, वहाँ पे सिर्फ आपको ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन आप वहाँ पे कुछ लिख नहीं पाओगे, वहाँ पे पहले से आपको ऑप्शन मिले होते हैं। लेकिन जो डेटा लिस्ट है इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप कुछ लिख भी सकते हो और आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया डेटा लिस्ट, ठीक है। अब डेटा लिस्ट के अंदर भी आपको ना ऑप्शन देना पड़ेगा, जैसे कि आपने सिलेक्ट में दिया था ना, ऑप्शन दिया था, वैल्यू एट्रीब्यूट था उसका, उसी तरह यहाँ भी आपको एक ऑप्शन जो टैग है वो यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शन वैल्यू में इसका कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल कार। मैंने एक ऑप्शन और दे दिया बाइक। ठीक है, मैंने कंट्रोल सेव किया, मैं ब्राउजर पे गया। अब चलो समझते हैं कि डेटा लिस्ट क्या होता है। तो देखो डेटा लिस्ट पहले होता है कि मैं आपको ये बताता हूँ। मैं गया अपने VS कोड के ऊपर, तो देखो हमारे पास ना एक इनपुट था टेक्स्ट नाम का, जो कि हमें बाय डिफॉल्ट मिलता था, और उसके बाद हमने टेक्स्ट एरिया नाम का भी देखा। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे हम अपने जो टेक्स्ट है आपको मैनुअली आप वहाँ पे आपको एंटर करना पड़ता है, जो यूज़र है वहाँ पे उसको टाइप करता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एक सिलेक्ट नाम का, वहाँ पे आपको टाइप तो नहीं करना पड़ता, लेकिन आपके पास कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखो, कुछ वैल्यू यहाँ पे आपको पहले दिए रहते हैं, आपको बस किसी एक को चूज करना होता है, ठीक है। लेकिन डेटा लिस्ट क्या होता है, डेटा लिस्ट आपको एक ऑप्शन देता है कि आपका एक पूरा वो एक फील्ड ऐसा रहेगा जहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको टाइप नहीं करना वहाँ पे, मतलब आपने कोई प्री डिफाइंड वैल्यू पहले से आपने बता दिया है कि आपको ये आप ये 4-5 में से कोई सिलेक्ट करना है, तो वो कर लेगा। अदरवाइज अगर वो 4-5 में से नहीं आता तो वहाँ पे टाइप करके दे देगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। पहले करना क्या है, हमें एक इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। इनपुट में टाइप में क्या लेंगे हम, टाइप में आपको कुछ नहीं लेना, क्योंकि टाइप लेना ही नहीं है यहाँ पे। हमें क्या लेना है, टाइप की जगह हमें एक लिस्ट नाम का एट्रीब्यूट है वो लेना है, और यहाँ पे एक आपको नाम डिफाइन करना है। मान लो मैं यहाँ पे नाम डिफाइन कर देता हूँ व्हीकल, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नाम डिफाइन कर दिया। अब जो इनपुट टैग है, वो इनपुट टैग के नीचे आपको आना है, लेना है कौन सा टैग, डेटा लिस्ट। कभी कभी आपको सजेशन नहीं मिलेगा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप उसको मैन्युअली टाइप कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो डेटा लिस्ट आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे डेटा लिस्ट में मुझे इसका एक आईडी देना पड़ेगा। आईडी क्या होता है, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका आईडी देते हैं। इसको आगे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले बस अभी के लिए समझ लो आईडी। और आईडी में आपको वो नाम देना पड़ेगा जो आपने यहाँ पे इनपुट का जो लिस्ट का दिया है। तो कहीं ना कहीं हम क्या करें, एक दूसरे को यहाँ पे लिंक कर रहे हैं कि जो ये वाला इनपुट है ना, जो ये वाला सेक्शन होगा जहाँ पे हम यूज़र का डेटा लेंगे, वो डेटा लिस्ट ये वाले डेटा लिस्ट के लिए है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पहले नाम लिख देते हैं व्हीकल, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ें हो गई। मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, ब्राउजर पे गया, तो यहाँ पे देखो एक हमारे पास वो आ गया, एक इनपुट आ गया, एक टेक्स्ट एरिया आ गया, वहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। अब टाइप करना तो समझ आता है, लेकिन क्या होता है कि डेटा लिस्ट में मैंने आपको बताया वहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू भी रहती हैं, जिसको अगर चाहे तो यूज़र सिलेक्ट कर पाए। तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, वो डेटा लिस्ट के अंदर आना पड़ता है। और जैसे आपने यहाँ पे ऑप्शन लगाया था ना सिलेक्ट के अंदर, तो आपके पास बहुत सारे मल्टीपल वो आ रहे थे, ऑप्शन आ रहे थे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन टैग लगाना पड़ेगा। ऑप्शन टैग आपने लगाया, यहाँ पे नीचे गए, ऑप्शन टैग लगाए, वैल्यू आपको कुछ देना पड़ेगा। मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया कार, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया कार, ठीक है। एक मैंने और ऑप्शन लगाया, मैंने इसका वैल्यू क्या दे दिया, बाइक, और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया क्या, बाइक। अब मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, अपने ब्राउजर पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो मैं नाम भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो। अगर मैं नाम नहीं लिखना चाहूँ तो मेरे पास ऑप्शन भी है। क्या करेगा, यूज़र पहले आएगा, पहले बोलेगा अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे नाम आ गया। यहाँ पे देखो 2 वैल्यू आ रही है, शायद मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया है।
हाँ ये देखो, मैंने यहाँ पे जो ये वाला बी है स्मॉल कर दिया है, मैंने कंट्रोल सेव किया। अब यहाँ पे देखो मुझे दो ऑप्शन आ रहा है, कार बाइक। तो अगर मेरे पास कोई और व्हीकल है जो कार भी ना हो बाइक भी ना हो तो मैं वहाँ पे कुछ और लिख दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर बस है तो मैं यहाँ पे बस लिख दिया और मैं एंटर दबाऊंगा, सबमिट बटन दबाऊंगा तो डेटा चला जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास बस नहीं, मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन है जो कि पहले से प्री डिफाइन है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले क्या करूँगा, वो सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लूँगा। तो इसको डेटा लिस्ट कहते हैं। हमने डेटा लिस्ट भी समझ लिया, ठीक है। अब चलते हैं अपने फोटो के ऊपर, इमेज के ऊपर। तो यहाँ पे सारी चीज़ें थी जो हमने कवर कर लिया। अगर इसके अलावा आपको कोई चीज़ें नहीं आएंगी तो आप कमेंट सेक्शन बता देना। मैं आपको, अगर मेरे से कोई चीज़ें मिस आउट हो गई, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन फिर भी अगर कोई टॉपिक नहीं आता या कोई चीज़ नहीं आता तो आप बता देना। वरना आप इंटरनेट पर जाओ, और मैं आपको बता दूँ कि किसी भी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है कि सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन आता है या किसके अंदर डेटा लिस्ट के अंदर ऑप्शन आता है। आपको किसी भी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो इंटरनेट ना हमारे पास हमेशा रहेगा, और हमारे पास ना रेफरेंस की कमी नहीं होगी। हमारे पास हज़ारों वेबसाइट है जहाँ पे रेफरेंस मिल जाएगा। आपको कोई भी चीज़ रट्टा नहीं मारनी, कोई भी चीज़ दिमाग में बैठानी नहीं है। आप एक प्रोग्रामर हो, आप एक कोडिंग करते हो, तो आपको कोई भी चीज़ दिमाग में लेके रखनी नहीं है, ठीक है। आप बस चीज़ें समझ जाओ, तरीका समझ जाओ कैसे होता है, वो कॉन्सेप्ट समझ जाओ। बाकी आपको, आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाते रहोगे तो आपको खुद ही सब कुछ आइडिया लगते रहेगा और धीरे धीरे खुद ही सारी चीज़ें याद होती रहेंगी, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि HTML जो फॉर्म है, ये फॉर्म में जितने सारे एलिमेंट आते हैं, जितने भी सारे टैग आते हैं, हमने वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लिया। अब मैंने आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि इनपुट में भी बहुत तरीके के वो आते हैं, टाइप नाम के जो एट्रीब्यूट होते हैं, बहुत तरीके के एट्रीब्यूट आते हैं। बहुत तरीके होते हैं कि हम यूज़र का कैसे उनका डेटा उनसे ले सकते हैं, ठीक है। कैसे हम उनसे वो सारी चीज़ें फिल करा सकते हैं जो भरना चाहते हैं। तो अब चलो एक बार वो देख लेते हैं कितने टाइप के इनपुट होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये HTML के पूरे इनपुट होते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, खुद पे अपने ब्राउजर पे जाओ, अपने VS कोड पे जाओ और खुद से हर एक चीज़ प्रैक्टिस करो। तो सारी चीज़ें एक ही जैसी होती है। मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बताने नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने जितनी मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। मैं चाहता हूँ खुद से जाओ, एक्सप्लोर करो। पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे जितना एक एक करके सारी चीज़ें डिफाइन कर देता हूँ क्या क्या होती है। बटन हमने देख ही लिया, ठीक है। बटन क्या होता है, क्लिकेबल बटन होता है, वहाँ पे आप नाम दोगे तो चीज़ें वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। चेकबॉक्स भी आपने देख लिया, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वहाँ पे। कोई एक ऑप्शन आप यहाँ पे एक नहीं, दो या दो से ज़्यादा अगर आपके पास ऑप्शन होंगे तो आप बहुत आसानी से वहाँ पे चूज़ कर पाएंगे। इनपुट टाइप कलर क्या होता है, कलर एक ऐसा होता है ना कि आप वहाँ पे अपने इनपुट में, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका जो यूज़र है कोई कलर वहाँ पे चूज़ कर पाए, किसी फील्ड में वो अपना कलर बता पाए कि मुझे ये कलर चाहिए। इन शॉर्ट अगर उसको कलर सिलेक्ट करना होगा तो आप ये इनपुट टाइप कलर लिखोगे तो वहाँ पे पूरा एक बॉक्स बन के आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे वो जो यूज़र है कलर आपका सिलेक्ट कर पाएगा। इनपुट टाइप डेट क्या होता है, नाम से मालूम पड़ रहा है, वहाँ पे वो डेट सिलेक्ट कर पाएगा। डेट टाइम लोकल क्या होता है, डेट टाइम लोकल में डेट भी कर पाएगा, डेट के साथ टाइम भी कर पाएगा। और मैं डेट की बात करूँ तो वहाँ पे वो डेट भी कर पाएगा, डे भी कर पाएगा और ईयर भी कर पाएगा। डेट में सिर्फ डेट करेगा और मंथ करेगा और ईयर करेगा, लेकिन डेट टाइम में डे भी करेगा, मंथ भी करेगा, ईयर भी करेगा और साथ में साथ जो भी टाइम चल रहा है वो भी करेगा। ईमेल आपको समझ ही आ रहा होगा। अब जैसे ईमेल लोगोगे तो वहाँ पे @gmail.com के बिना या जो भी मेल एड्रेस होता है उसके बिना वो लेगा नहीं। तो ईमेल वहाँ पे मस्ट कर देता है कि आपको ईमेल ही टाइप करना है। कोई ऐसा नहीं कि आप कोई टेक्स्ट नॉर्मल टाइप करके आप छोड़ सकते हो। फाइल क्या होता है, अगर आपको कोई फाइल अपलोड करना है, कोई यूज़र से अगर आप चाहते हो कोई फाइल हो तो वहाँ पे कोई भी PNG JPG किसी भी तरह का फाइल अगर चाहते हो कि अपने आपके सर्वर पे आके वो सेव हो जाए तो आप इनपुट टाइप फाइल यूज़ कर सकते हो। तो यूज़र इसमें आपका फाइल भी स्टोर करा लेगा। उसके बाद आता है हिडन। तो देखो हिडन वो होता है ना कि अगर कोई फाइल होगा वहाँ पे आप चाहते हो कि यूज़र को ना दिखे तो आप कोई फाइल वहाँ पे करा भेज सकते हो। मतलब अगर वहाँ उसकी कोई फाइल है और जैसे वो अपने सबमिट बटन पे दबाएगा तो उसका जो फाइल है वो भी इसके साथ जितने भी सारे डेटा है उसके साथ वो फाइल भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो हिडन फाइल है आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। आप एक इंस्पेक्ट टूल होता है, ठीक है, क्रोम डेवलपर टूल होता है, ऐसे बहुत सारे टूल होते हैं। आप वहाँ से जाओगे तो आराम से ही अगर आपको आता है तो आप हिडन फाइल वहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। तो हिडन बेसिकली ये होता है और कुछ नहीं। और इनपुट टाइप जैसे कि इमेज होता है, अगर आपको इमेज, अगर आप चाहते हो कि आपको जो यूज़र है इमेज कोई आपके सर्वर पे भेजे तो आप इनपुट टाइप इमेज यूज़ कर सकते हो। मंथ, नाम से मालूम पड़ रहा है, आप मंथ अगर आपको सिलेक्ट करना है तो मंथ हो गया। नंबर सिर्फ नंबर के लिए होता है, वहाँ पे आप टेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो नहीं डाल सकते हो, ठीक है, सिर्फ नंबर, नंबर के अलावा कुछ नहीं। इनपुट टाइप जो होता है पासवर्ड, पासवर्ड जाहिर सी बात है आप कुछ भी टाइप करोगे तो आपका वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में आएगा, ठीक है। वो बुलेट पॉइंट जो होता है ना वैसा वैसा आएगा, वो सामने वाले को आपका पासवर्ड दिखेगा नहीं। रेडियो हमने देख ही लिया है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अगर हमें कोई एक चूज़ करना होगा तो एक चूज़ कर पाएंगे। अगर फॉर एट्रीब्यूट में, फॉर में और नाम में, नेम में हमने अगर उन दोनों का नाम दिया, एक नाम दिया है तो एक दूसरे का लिंक हो जाएगा और सारे ऑप्शन में से कोई एक ही चूज़ होगा, अदरवाइज सारे ऑप्शन चूज़ होना चालू हो जाएंगे, हम उसको सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। बाद में उसके बाद एक रेंज आता है। रेंज क्या होता है, रेंज होता है 0 to 100 होता है, ठीक है। रेंज एक काइंड ऑफ, वो आपने वो देखा होगा, ग्राफ देखा होगा, ठीक है, बार ग्राफ देखा होगा। बार ग्राफ नहीं, वो जो परसेंटेज वाला आता है, जो चार्जिंग पॉइंट जैसे नहीं होता है कि 1 to 100 होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है फिलहाल अभी। तो
मतलब 0 to 1, 50 होगा तो वो आधा लाइन पूरा फिल कर लेता है, 60 होगा तो थोड़ा और करेगा, 70 होगा तो पूरा और करेगा। तो वो होता है, रेंज होता है। आप जाके अपने से जब टाइप करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा, बहुत मज़ेदार है वो भी। फिर रीसेट होता है। रीसेट में क्या होता है, आपको कोई वैल्यू आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है, आपने कोई वैल्यू जो वैल्यू मतलब इनपुट टाइप है उसका जो एट्रीब्यूट है वैल्यू, आपने कोई वैल्यू वहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो अगर यूज़र वहाँ पे कुछ क्लिक करता है और अगर रीसेट पे दबाता है तो जो वो वैल्यू है बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, जो आपका डिफॉल्ट वैल्यू जो आपने सेट किया था वो आ जाएगा, और जो यूज़र ने एडिशनली लिखा था वो हट जाएगा, ठीक है। सर्च वो होता है कि आइकन आ जाएगा सर्च नाम का, ठीक है, आप वहाँ पे कुछ भी जाके सर्च कर पाओगे। तो इनपुट टाइप वो होता है। सबमिट हमने देख ही लिया। सबमिट जाहिर सी बात है एक बटन जैसा ही होता है, जैसे आप क्लिक करोगे तो सामने वाला जो सर्वर है, जो सामने वाली की वेबसाइट है, वहाँ पे आपका डेटा चला जाएगा। उसके बाद एक टैल आता है, वहाँ पे आप जो यूज़र का फ़ोन नंबर है आप वो ले सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट आता है, टेक्स्ट हमने देख ही लिया, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही आता है। अब जैसे इनपुट लिखो तो पहले टेक्स्ट ही आता है। और उसके बाद आता है टाइम, वहाँ पे आप टाइम सिलेक्ट करवा सकते हो यूज़र से। यूआरएल होता है किसी भी वेबसाइट का यूआरएल, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट का लिंक हो गया, कुछ भी हो गया, जो एक पूरा एड्रेस होता है, वेब एड्रेस होता है, आप वहाँ पे वो ले सकते हो। और वीक हो गया मतलब कि जो आप मंडे टू संडे जो भी सारी चीज़ें हो वहाँ पे आप सिलेक्ट करवा सकते हो, कौन से हफ्ते की आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे इनपुट टाइप होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जाओ खुद से और हर एक इनपुट को आप प्रैक्टिस करो, खुद से समझो। करते करते रहोगे तो सीखने में मज़ा आता है, और भी इंटरेस्ट टाइम के साथ धीरे धीरे बनता रहेगा अगर आप खुद से करने जाओगे तो। और बाकी सारी चीज़ें मैंने तो आपको बता ही दिया है। VS कोड पे चले तो यहाँ पे देखो जो फॉर्म है ना, यहाँ पे एक एक्शन एट्रीब्यूट होता है, और इसके साथ आपका आ जाएगा टारगेट एट्रीब्यूट होता है, मेथड एट्रीब्यूट होता है। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको जानना भी ज़रूरी नहीं है, वो थोड़ा सा आप इसमें HTML को कवर कर लो, CSS को कवर कर लो, जब हम बैकएंड की तरफ जाएंगे तो वो सारी चीज़ें होती है। बेसिकली मैं बता दूँ, लिंक करने के लिए होता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं बैकएंड और जो फ्रंट एंड है वो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, ये सारी चीज़ होती हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो इसके अलावा एक और चीज़ है कि प्लेस होल्डर, मुझे भी याद आया, मैं इसको देख रहा था तो मुझे याद है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप प्लेस होल्डर जैसे एक एट्रीब्यूट आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। बेसिकली प्लेस होल्डर होता है क्या, मैं कंट्रोल सेव किया, अपने ब्राउज़र पे गया, तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं सबसे पहले वाले पे काम कर रहा हूँ, योर नेम पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन जैसे मैं प्लेस होल्डर पे जाता हूँ और वहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ कि एंटर योर नेम, ठीक है, और मैं कंट्रोल सेव किया, ब्राउज़र पे गया, तो यहाँ पे देखो प्लेस होल्डर आ गया, ठीक है। तो प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका नाम लिखना होता है, जो भी आपका इनपुट होता है, वहाँ पे वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन जैसे आप कुछ लिखने जाओगे तो वो वहाँ से हट जाएगा। एंट्री योर नेम, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा दिखना एंट्री योर नेम हट जाएगा। मैं कुछ लिखता हूँ वो चला गया, ठीक है। तो ये बता देता है कि आपको वहाँ पे क्या टाइप करवाना है। ये भी होता है। लेबल भी ऐसा होता है, लेबल उसके सामने आता है, लेबल बेसिकली नाम होता है, यहाँ पे आप कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन यहाँ पे जो प्लेस होल्डर होता है ये आपको गाइड करता है कि सामने वाले इंसान को यहाँ पे क्या भरना है, क्या चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। तो मैंने फॉर्म टैग के बारे में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी है, मेरे हिसाब से कुछ छूटा नहीं है, ठीक है। जो भी सारी चीज़ें थोड़ी सी एडवांस थी, जो कि अभी आप नहीं जानोगे तो ही अच्छा है, और वो भी आपकी ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप चाहोगे तो HTML और CSS का जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो सारी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। वो आप जब थोड़ा बैकेंड की तरफ जाओगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें मैं वहाँ पे बताऊँगा। तो एक बार चलो ऊपर से लेकर नीचे तक सारा वीडियो हम समाप्त कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो फॉर्म टैग क्या होता है। फॉर्म टैग वो होता है जहाँ से हम यूज़र का जो डेटा होता है वो ले सकते हैं। फॉर्म टैग को कैसे लिखते हैं, फॉर्म का ओपनिंग टैग होता है, फॉर्म का क्लोजिंग टैग होता है। ये सारे टैग के बीच में ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमें जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, जितने भी कंटेंट होते हैं वहाँ पे लिखने पड़ते हैं, ठीक है। ये एक्शन नाम का एट्रीब्यूट होता है index.php। एक्शन नाम का एट्रीब्यूट क्या करता है, बेसिकली आपको जो डेटा है वो सामने वाले सर्वर पे भेजता है, ठीक है। और उसके बाद एक आता है इनपुट टैग आता है। इनपुट टैग क्या होता है, इनपुट का मतलब होता है कि हम यूज़र का डेटा कौन से तरीके से ले सकते हैं, कितने कितने तरीके हैं हमारे पास। तो वो बहुत टाइप के इनपुट आते हैं, वो सारे इनपुट भी देख लेते हैं। इनपुट के पहले देख लेते हैं लेबल। लेबल क्या होता है, लेबल नाम होता है बेसिकली, ठीक है। इनपुट के आगे अगर आप नाम लगा देते हो, कोई लेबल दे देते हो, तो बता रहा है कि चलो ठीक है इस इनपुट का लेबल ये है, ये योर नेम पूछ रहा है। बेसिकली आपको गाइड करता है कि वहाँ पे योर नेम, योर सर नेम, ऐसी सारी चीज़ें आती हैं। इनपुट कितने टाइप के होते हैं मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है, लेकिन चलो मैं वहाँ पे इमेज में चलूँगा, वहाँ बताऊँगा। और बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे हो ही गया है, तो देख लो। अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर्म एलिमेंट हो गया, ठीक है। इनपुट आपका हो गया, जो यूज़र का डेटा होता है वो लेता है। लेबल मैंने बता दिया, नाम होता है। सिलेक्ट वो होता है जहाँ पे आप सारे ऑप्शन होते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाता है आपके पास। टेक्स्ट एरिया वो होता है जहाँ पे आप मल्टीपल लाइन में आप कोई टेक्स्ट वहाँ पे एंटर कर सकते हो। बटन वो सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप चाहोगे तो सामने वाले यूज़र से कोई भी एक्शन करवा सकते हो। फिल सेट क्या होता है, फिल सेट आपका एक बना देता है, क्या एक सेक्शन बना देता है, एक बॉक्स बना देता है। उसके अंदर अगर आप चाहते हो कि ये पर्सनल डिटेल है या कोई प्रोफेशनल डिटेल है, आप किसी फॉर्म में कोई सेक्शन बनाना चाहते हो तो आप फिल सेट की मदद से बना सकते हो। फिल सेट के बाद आता है लेजेंड। वो फिल सेट और लेजेंड एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं। फिल सेट के जो लाइन है, ये वाला पर्सनल डिटेल देख रहे हो यहाँ पे, ये लेजेंड है, तो लेजेंड टैग से बना हुआ है। तो आप वहाँ पे जाओगे तो एक सेक्शन, एक बॉक्स वहाँ पे बना पाओगे। डेटा लिस्ट मैंने आपको बता दिया है।
टेक्स्ट में क्या होता है, टेक्स्ट में आपको खाली टेक्स्ट वहाँ पे एंटर करना पड़ता है, वहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन वहाँ पे सिलेक्ट करने को नहीं मिलता है। और जो सिलेक्ट नाम का होता है, जो यहाँ पे सिलेक्ट नाम का होता है, वहाँ पे ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, टेक्स्ट नाम का नहीं मिलता है। लेकिन डेटा लिस्ट वो चीज़ें होती है जो दोनों को पूरी कर देती है। आपको कोई प्रीडिफाइंड वैल्यू आप वहाँ पे अपना डाल सकते हो, अगर यूज़र का वो प्रीडिफाइंड वैल्यू में से कुछ कुछ अगर सिलेक्ट करना है तो कर लेगा, अदरवाइज अपना वो जो मैनुअली जो टेक्स्ट है वो भी वहाँ पे एंटर कर सकता है। ठीक है, इनपुट हमने जान लिया। इनपुट में जितने भी सारे एट्रीब्यूट होते हैं मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया है। तो ये सारे एट्रीब्यूट होते हैं बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, यूआरएल, टाइम, टैग, सबमिट, सर्च, रीसेट। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, आप जाओ अपने वीएस कोड पे, अपने जाओ टेक्स्ट एडिटर पे, जहाँ भी आप करते हो, चीज़ें सीखो, एक्सप्लोर करो, खुद से करो। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझ आने वाला। एक कान से सुनोगे, एक कान से निकाल दोगे। तो जाओ प्रैक्टिस करो। इसके बाद वाली वीडियो में और भी सारी चीज़ें, देखो HTML धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है, कुछ ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है। तो मैं जितनी भी सारी चीज़ें कवर करूँगा, मुझे लग रहा है शायद आने वाले 4 या 5 वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। उसके बाद हम CSS शुरू कर देंगे, और HTML और CSS दोनों को हम मिला के हम बहुत सारे टेबल बनाएंगे, बहुत सारे फॉर्म बनाएंगे। तो वहाँ पे बहुत यूज़ होने वाला है। तो इसको स्किप मत करना किसी भी हाल में, इसको सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेना। और फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जहाँ पे हमने देखा फॉर्म टैग क्या होता है, उसके साथ हमने देखा लेबल क्या होता है, इनपुट क्या होता है और इनपुट के कितने टाइप होते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन नहीं दबाया तो वो भी दबा लें। उसके बाद वाली जो वीडियो आएगी वहाँ पे हम देखेंगे कि इनलाइन क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। तो हम वहाँ पे बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इनलाइन और ब्लॉक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।